हमारा कंपटीशन सिर्फ हम है। हमने पिछले साल ये करा था, इस साल हमें उससे बेटर करना है। ये टेक्नोलॉजी ही तो है जो हमारे फूड्स को इधर उधर कर रही है। तो ये टेक्नोलॉजी हर चीज़ को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रही है मेरे हिसाब से। कोई कहीं भी बैठा है, वहाँ से आराम से हर चीज़ अवेलेबल हो रही है। तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज की डेट में। हम लोग जो है आराम से, जैसे अगर किसी को सपोज़ एक शवारमा भी चाहिए और वो 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूर भी बैठा हुआ है और ही इज़ पेइंग एक्स्ट्रा चार्ज फॉर इट, तो वो जोमेटो और स्विगी के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। बट अगर आप इसके नेगेटिव्स देखो तो बहुत ज़्यादा है। ये हमें आज की डेट में 30% चार्ज करते हैं। उन्होंने ही अपने टर्म्स एंड कंडीशन सेट करे और उसी पे काम हो रहा है। वेलकम टू लाइफ टॉक्स बाय सहयोग टेक्नोलॉजीज। यह है एक पॉडकास्ट जहां पर हम बात करते हैं बिजनेस की, टेक्नोलॉजी की और कैसे टेक्नोलॉजी से बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है। आज हमारे साथ हैं बरेली की हर वेडिंग इवेंट की आन बान और शान, शेरे पंजाब लग्जरी केटरिंग के ओनर मिस्टर निशु खुराना। साथ ही साथ इनके कई सारे टेक अवे रेस्टोरेंट भी है जो बरेली के स्ट्रीट फूड और स्नैक्स में एक एग्जाम्पलरी नेम अपने आप में है। तो वेलकम निशु भैया। थैंक यू। और कैसे हैं आप? ऑल वेल, ऑल गोइंग गुड। तो सबसे पहले आप बताओ कैसा सब चीज़ें चल रही हैं, हाउ इज़ लाइफ, हाउ इज़ फैमिली, एवरीथिंग? सब बढ़िया चल रहा है इस समय और वर्किंग चल रही है इस समय। अगले आगे वेडिंग सीजन की क्या नया करना है, क्या नए ट्रेंड्स आ रहे हैं वेडिंग में, क्योंकि वेडिंग एक ऐसी इंडस्ट्री हो गई है जहाँ बहुत जल्दी चेंजेस आ रहे हैं। तो उसको कोप अप रखना, उसको मेंटेन रखना और अपनी तरफ से कुछ नया इंट्रोड्यूस करना, इस पे बहुत ज़्यादा आजकल वर्किंग हो गई। तो उसी भी वर्किंग चल रही है और टेक अवे बिजनेस को कैसे और ग्रो कर सकते हैं ये सोच रहे हैं, इस पे चल रहा है। तो भैया जैसे आपने मेंशन किया कि रोज कुछ ना कुछ नया सोचना है, हर वेडिंग सीजन में लहंगे के साथ साथ फूड की डिशेस बदल जाती हैं, लोगों की प्लेट चॉइसेस बदल जाती हैं। तो इसमें अब हम ही अपने घर की शादियों में देख रहे हैं, 8-10 सालों से आप ही केटरिंग कर रहे हो, सब चीज़ें कर रहे हो। हाउ इज़ इट दैट यू हैव बिकम अ नेम ऑफ क्वालिटी एंड ऑल्सो आप इस इंडस्ट्री में लीडर काफ़ी सालों से हो, तो हाउ इज़ इट कि आप मेंटेन कर पाते हो इस स्टैंडर्ड को? मेंटेन यही है कि क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा और हमेशा न्यू इन्वेंशंस और न्यू डिशेस को एक्सपेरिमेंट करते रहे। कभी भी एक्सपेरिमेंट करना नहीं छोड़ना चाहिए, जो हमारी एक केटरिंग की पॉलिसी रही है। हम कभी स्टिक नहीं हुए कि यही करते हैं तो यही करेंगे, हम कभी इस पर स्टिक नहीं हुए। हमने हमेशा हर साल यही सोचा है कि हाउ टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। हमारा कंपटीशन सिर्फ हम है। हमने पिछले साल ये करा था, इस साल हमें उससे बेटर करना है। हम चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे वो आइटम्स हो, चाहे वो पूरा काउंटर हो या कुछ भी हो, हम उसमें क्या अपग्रेडेशन कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दें अपने गेस्ट को। सबसे बड़ी चीज़ जो गेस्ट के साथ रहती है, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपने करियर में, वो रहता है एक डिफरेंट टेस्ट और एक नया आइटम जो उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और जो उसके दिमाग में चीज़ रहती है। सर्विस हो गई, अब एक आप उसको पर्सनलाइज सर्विस दे रहे हो, बिना कहें उसको चीज़ें पहुँचें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। कहते हैं हमारा जो टैगलाइन ही यही है कि स्मॉल थिंग मैटर्स द मोस्ट। तो हम उसी पे ध्यान देते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों से हम गेस्ट का एक्सपीरियंस ऐसा बनाएं कि कल को जब भी उसके घर में कुछ हो या उसके मिलने वाले के या उसके फ्रेंड का हो, कुछ भी हो, तो उसके दिमाग में हमेशा स्ट्राइक करे कि हाँ यार, वहाँ गए थे, वहाँ पे शेरे पंजाब था, वहाँ पे ये डिफरेंट था। तो इसी पॉइंट पे हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो हमें मेंटेन रखता है हर साल। अब भैया जैसे आपने एक नया थाई ग्रीन करी इंट्रोड्यूस की फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू मेक श्योर कि ये लोगों को पसंद आएगी, पहली चीज, और दूसरी बात वो बनाने वाला आप कैसे लाते हो? बनाने वाले तो देखो, आजकल दिल्ली का जो फूड कल्चर है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। सारा पूरे वर्ल्ड में जितनी क्यूजीन्स आज की डेट में चल रही हैं, मेरे हिसाब से दिल्ली में हर चीज़ है। चाहे वो थाई हो, चाहे वो पैन एशियन हो, चाहे वो अमेरिकन कोई क्यूजीन हो, चाहे बारबेक्यूज हो, चाहे जो हमारे इंडिया के स्पेशलिस्ट हैं कश्मीरी क्यूजीन के ऊपर बेस्ड रेस्टोरेंट। तो हमारे जितने इंडिया के ही शेफ़ हैं वो आज की डेट में इतने ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हैं कि वो तो अब प्रॉब्लम रही नहीं। शेफ्स तो हैं, दिल्ली से अवेलेबल है। हाँ, बट ये है कि क्या मतलब लोगों को पसंद आएगा, क्या नहीं पसंद आएगा, ये तो जब तक आप रखोगे नहीं, उसका फीडबैक नहीं लोगे, तब तक पता नहीं लगता। कभी इंस्टेंसेस हुए हैं कि आपको लगा हो कि कोई चीज़ बहुत ही हिट कर जाएगी मार्केट को और वो ना करी हो?
होते होते ऐसा फिर नहीं आप है। कैसे कोप अप करते हो उस तो सिचुएशन हम हटा देते हैं उसे मेन्यू से, क्योंकि ये जितने भी हम एक्सपेरिमेंटल करते हैं या हम जो भी गेस्ट से मेन्यू एक सर्टेन डिसाइड करते हैं उसके अलावा करते हैं हम। अच्छा। कभी उसको पहले से ही कस्टमर पहले से ही वो नहीं करते। सो इट्स एड ऑन सर्विस It's कि हम an add-on आपको service. अपना एक्सपेरिमेंटेशन एक्स्ट्रा ही दे रहे हैं, एक्स्ट्रा ही कम दे नहीं रहे है हैं। कुछ। हमें कम नहीं है कुछ। आपके में अगर वी से कि 20 स्नैक्स आर देयर इन द मेन्यू, सो वट एवर वी आर डूइंग डिफरेंट, तो हम वो 2-3 एक्स्ट्रा कर देते हैं ताकि उससे हमें फीडबैक मिले। कुछ अच्छे भी मिलते हैं, कुछ नहीं भी मिलते हैं, काफ़ी कुछ इंट्रोडक्शन नया नया चलता रहता है। एक चीज और भैया, अब जैसे बात हो रही है तो आई एम ऑल इन फॉर अ बिग फैट इंडियन वेडिंग, लेकिन कई लोग का परसेप्शन ये भी आने लगा है आजकल कि यार छोटी वेडिंग होनी चाहिए, कहाँ इतना फूड वेस्ट करें, कहाँ ये करें। तो हाउ डू यू, व्हाट इज योर परसेप्शन अबाउट दैट थिंकिंग? देखो, डिफरेंट पीपल डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, ये तो देयर इज इन ऑल इंडिया, दैट कैन नॉट बी चेंज। कोई जना ये सोचता है कि यार क्या करना है, ज़्यादा लोगों को बुला के छोटी वेडिंग करो, वो करो। कोई जना ये भी सोचता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है, अगर इसमें भी नहीं करा तो क्या करा। सो डिफरेंट पीपल डिफरेंट पर्सपेक्टिव, दे तो हमेशा होगा। अब बीइंग इनटू दिस इंडस्ट्री, मेरा तो यही सोचना है कि बड़े से बड़ा हो, शादी लार्ज स्केल पे होनी चाहिए, बड़े उस पे होनी चाहिए, चाहे आपके गेस्ट कम हो, बट इट शुड बी मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट है तो इट शुड बी सेलिब्रेटेड। और ये ऐसी मेमोरीज क्रिएट करता है जो आपके साथ पूरी लाइफ टाइम रहती हैं। तो आई थिंक व्हेन यू ग्रो अप यू विल लुक बैक टू दिस। और मैंने ये चीज़ देखी है, जो इसको सिंपल तरीके से करते हैं ना, आफ्टर 5-10 ईयर्स दे रिग्रेट इट कि यार हमारे पास तो मेमोरीज ही नहीं है। सही बात है। कोर्ट वेडिंग आपने अगर जाके कर भी ली तो उसमें कितनी मेमोरीज बना ली आपने, एक कोर्ट में साइन करते हुए बना ली और 10-15-20 लोग हो और गए। वो भी कहते हैं ना, खुशी बांटने से बढ़ती है। बांटने से बढ़ती तो तुम है। जितने ज्यादा में जितने बांटोगे ज्यादा उतनी बांटोगे बढ़ेगी। उतने ज्यादा बढ़ेगी। तो आई थिंक दिस शुड बी अ लार्ज स्केल इवेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ नंबर बट इन टर्म्स ऑफ योर मतलब योर रिक्वायरमेंट्स। हाँ समझिए, मतलब पुश द लिमिट्स, Push the थोड़ा सा limits. कि हाँ, तुम्हें भी थोड़ा सा। लगे कि यार हमने एफर्ट करे हैं। नॉट एनी केस ऑफ गैदरिंग, मैं नहीं कह रहा कि जरूरी नहीं है कि आप 1000 लोग बुलाओ और उसे ग्रैंड करो, या 2000 लोग बुलाओ, आप चाहे उसे 200 लोग ही बुलाओ, बट वो एक्सपीरियंस और वो टाइम पीरियड एटलीस्ट 4-5 फंक्शन होने चाहिए कि आपके लिए एक मेमोरीज बने लाइफ टाइम की। और आप बीइंग अ कपल एक नए फेज में जाते हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके साथ पूरी ज़िंदगी आप इनको चेरिश करते हो। तो एक शादी अगर 50 साल चलेगी, 60 साल चलेगी, तो यू नीड समथिंग। तो ये वो ऐसा है कि ये वो होता है जिसको आप हर एनिवर्सरी पे, और जब आपके बच्चे हो जाए, आगे आपकी फैमिली बढ़े, तो दे ऑल लुक ऑन टू दिस कि कैसे हुई थी शादी। तो भैया जैसे इन माई लाइफ एटलीस्ट यू हैव बीन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई फर्स्ट, कि जैसे मेरा 18th बर्थडे हो गया या फिर मेरा ऑफिस का इनॉग्रेशन हो गया, या फिर मेरी बहन की जो मेरे फैमिली में पहली शादी हो गई वो हो गई, या फिर हमारे घर में कोई भी फर्स्ट इवेंट हो रहा है उसका आप सबसे बड़ा पार्ट होते हो एज अ केटरिंग सर्विस। वी वांट टू नो, आवर व्यूअर्स वांट टू नो व्हाट इज योर फर्स्ट मेमोरी ऑफ स्टार्टिंग दिस बिजनेस ऑफ लग्जरी केटरिंग। हाउ डिड यू स्टार्ट, कहाँ से जर्नी शुरू हुई? ये इट्स अ लॉन्ग वे बैक। आई स्टार्टेड इन 2009। 15 साल हो गए इसको आज, इस फर्म को मेरे को चलाते हुए। और एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट था मेरी लाइफ में, व्हेन आई वाज यूज्ड टू बी इन कॉलेज। तो आई यूज्ड टू वर्क विद अ लोकल केटरर। तो पटना में था मैं, हाजीपुर IHM हाजीपुर से पास आउट हूँ मैं। तो वहाँ पे एक मैं लोकल केटरर के साथ काम करता था। तो स्टार्टेड एज अ पूरा वेटर की तरह ही स्टार्ट करा था, जैसे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स आके वहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं कि वेडिंग्स कैसे होती हैं। कभी तो ये कुछ चीज़ें तो थ्रू कॉलेज भी होती थी, बट कुछ चीज़ें मतलब कॉलेज के नहीं होती थी, हम लोग जाता था। बाद में करते थे, मतलब आफ्टर कॉलेज हम लोग करते थे, बट दिस वाज नॉट ऑफिशियल, दिस वाज आवर पर्सनल चॉइसेस। फॉर योर लर्निंग या दिस इज फॉर कि यार पैसे निकल नहीं, उस टाइम पे तो दोनों चीजें होती थी। लर्निंग तो बाद में होती थी, पहले तो पैसे होते थे। अच्छा। खर्चे इतने ज्यादा होते थे और वो होता था। तो और एक वो आपको ना उस टाइम पे या उस एज में एक बड़ा वो होता है कुछ सीखने का, जाने का एक क्रेज सा होता है, तो क्या है देखने का कि क्या यार क्या हो रहा है यहाँ। तो वो एक ड्राइव ज्यादा थी मेरे हिसाब से। वो ड्राइव आपको वहां तक ले जाती है। मनी सेकेंडरी होता है, थर्ड एक्सपीरियंस होता है उस एज पे। हाँ। आगे जाके आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार ये यहाँ तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया। हाँ, ये चीज आपको बाद में जाके रियलाइज होती है। तो ये चीज हमें बैक टू योर स्टोरी। हाँ, स्टोरी चल रही थी। तो वहां से मतलब वहां वो देख देख के मुझे एक बड़ा अच्छा भी लगता था, और एक वो लाइफ देख के मुझे बड़ा एक अपना सेट होता था कि नहीं यार ये चीज तो बहुत अच्छी है।
सो आफ्टर दैट मैं जब आई ग्रेजुएटेड आई मतलब वर्कड विद ओबरॉयस। सबसे पहली जो मेरी जॉब थी वो दी ओबरॉय होटल TOND में थी। वहाँ पे मैं एज अ सबसे पहले सिर्फ मेरा जो रिक्रूटमेंट हुआ एज अ स्टूवर्ड हुआ वहाँ पे, मतलब वेटर को ही स्टूवर्ड कहा जाता है 5 स्टार होटल्स में। हाँ, तो बेसिकली था वेटर ही वो स्टूवर्ड सिर्फ एक वो लोग नाम देते थे कि थोड़ा सा अपग्रेडेड लगे, पर्सनल प्रमोशन लगे। पर्सनल प्रमोशन लगे। एक वो 5 स्टार का, एक वो है ना 5 स्टार के वेटर को भी स्टूवर्ड कहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ करी पहली जॉब। पहले 6-7 दिन रूम सर्विस में था, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मिला। कुछ दे के जाओ, जितने भी फॉरनर्स होते हैं टिप देते हैं छोटी छोटी बात पे भी। आप एक प्रेस लेके जाओगे तो वो $2 दे देते हैं या $10 दे देते हैं। तो बड़ा अच्छा सा लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी इंडस्ट्री है। और वहाँ जाके वहाँ की जो चकाचौंध है कहते हैं जिसे, आप जाके देखो तो 5 स्टार होटल्स में जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, कॉफ़ी शॉप्स होते हैं, बार्स होते हैं, वो एक अलग ही लेवल होती है, अलग ही दुनिया होती है। उस टाइम पे मैंने वो कम देखी थी। अब तो आज तो सब कुछ देख लिया, बट उस टाइम पे वो चीज़ें बहुत कम देखी थी। तो बड़ा वो अट्रैक्शन बना शुरुआत में। तो स्टार्टेड एंजॉइंग माई जॉब। फिर मैं सीधा बैंक्वेट्स में आ गया विद इन 1 वीक। वो इस वजह से आ गया कि मैंने पहले बता दिया था कि मैं एक लोकल केटर के साथ काम करता था, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है मेरे को। तो उन्होंने कहा चलो यार ऐसे एक्सपीरियंस है बैंक्वेट्स में ही डाल दो। तो मैं बैंक्वेट्स में आ गया। तो वहाँ पे मैंने फिर शुरुआत करी, हल्के हल्के करते 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 थोड़ा सा मतलब यही बनने लग गया कि यार अब जॉब नहीं करनी, अपना काम करेंगे। अपना काम करेंगे। तो एक यहाँ मेरे दोस्त की एक वेडिंग थी लोकल बरेली में, मैं उसमें आया। उसमें आके मैंने देखा कि मतलब केटरिंग का जो लेवल है वो मतलब मेरे हिसाब से बहुत एट पार था। क्योंकि आप देख भी मुंबई क्योंकि रहते मैं ना। देख चुका था सब कुछ। हम लोग जहाँ अगर हम पटना में भी जो वेडिंग्स करते थे उस टाइम पे, तब एक बरेली के ट्रेंड से ज़्यादा होती थी जो मैंने एक्सपीरियंस करी। मैं नहीं कह रहा कि दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हो सकता है दूसरों लोगों के यहाँ और अच्छी होती हो, और होती भी थी वो। बट एक जो जनरल अच्छी जो एक केटरिंग होती थी उसका लेवल बहुत बिलो पार था मेरे हिसाब से तब। तो देन आई डिसाइडेड कि नहीं यार यहाँ पे तो मुझे सब आए, सारी स्कूलिंग वूलिंग यहाँ से रही है, सारा फ्रेंड सर्कल है, बिजनेस सर्कल है, तो लेट्स स्टार्ट माय बिजनेस। तो उस दिन से मैंने प्लानिंग शुरू करी और विद इन ही मतलब 6-7 मंथ्स मैंने अपना केटरिंग का काम शुरू कर दिया। आपको याद है पहली शादी किसकी आपने करी थी? पहली शादी नहीं, मैंने पहली एक 25th एनिवर्सरी करी थी। एक बैंक के मैनेजर हैं, मुझे नाम तो नहीं उनका याद आज की डेट में, बट मैं उनको चश्मे मतलब शक्ल से बिल्कुल बाय फेस, और अभी मैं उनसे मिलता हूँ जाके, जो भी बात होती है उनको बताता भी हूँ। तो एक रोड पे उन्होंने अपना 125 लोगों का एक अपनी 25th एनिवर्सरी करी थी। तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने हमें वो दिया था। और मतलब ये भी कॉन्ट्रैक्ट जो पहला मिला था वो 6 महीने बाद मिला था, 6 से 7 महीने बाद। मार्च में हमने ओपनिंग करी थी और मेरे हिसाब से अक्टूबर में जाके हमने ये अपना पहला फंक्शन करा था। फिर उसके बाद अगले दिन ही एक छोटी पार्टी और मिली थी। फिर उसके बाद तो उसी सीज़न में शादियां मिलने लग गई, एंड ग्रेस ऑफ गॉड हमने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। भैया आज हम देखते हैं कि आप हो, बड़े बड़े शेफ्स हैं, मास्टर शेफ इंडिया टीवी पे आ रहा है, तो बहुत ही होटल मैनेजमेंट, कुकिंग, बीइंग अ शेफ इज बिकम a job, a business जो लोग करना चाहते हैं। बिल्कुल। बट आई एम श्योर 15 years back, 20 years back दिस वाज इन द केस, नो दिस वाज राइट? तो आपने उस समय कैसे सोचा था? एंड इवन स्टिल आई एम श्योर कि बीटेक करना, इंजीनियर बन जा, बीकॉम करके सीए बन जा इज मोर मेन स्ट्रीम देन होटल मैनेजमेंट कर ले। ठीक बात। सो हाउ डू यू थिंक होटल मैनेजमेंट कम्स इन द सोसाइटी, और पहले से अब क्या चेंज हुआ है? देखो जी 70-80% तो आपकी डेस्टिनी लिखी हुई है मेरे हिसाब से। तो जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में, ऊपर वाले ने हर चीज़ लिखी हुई है। आप तो सिर्फ जरिए हो और अपने आप उसके प्लेटफॉर्म पे जो उसने बना के दिया हुआ है आप चल रहे हो। आप उसमें हल्के फुल्के कर्व्स तो कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से जो आपकी स्ट्रेट लाइन ऊपर से लिखी हुई है चलना आपने उसी पे है। तो ये वो है। बट ठीक है, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था, ना मेरी प्लानिंग थी ना कुछ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा तो हल्का सा एक्सपीरियंस ये है, मेरे एक टीचर थे, एक मेरे मतलब पर्सनल कोचिंग देते थे मुझे अकाउंटेंसी की, उनका भाई शेफ़ था, तो वो ऑस्ट्रेलिया में शेफ़ था। तो उन्होंने हमें एक गाइड करा था हल्का सा कि यार ऐसे ऐसे होटल मैनेजमेंट होता है और इसका पेपर तुम लोग दे सकते हो। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसके डैड का रेस्टोरेंट है, आज भी है बरेली में, होस्ट के नाम से। अच्छा। आपको पता होगा। तो वो मेरा फ्रेंड है करण कोहली, उसके साथ और हमारा एक और फ्रेंड था मानस। हम लोग ऐसी
कि चलो भाई पेपर दे आते हैं। उसका मन था, बीइंग इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। हम तो पहले से इसमें नहीं थे, हम तो माय फादर वाज यूज्ड टू बी अ ट्रांसपोर्ट बिजनेस, तो हम लोग इसमें नहीं थे, तो हम लोग बस देने गए पेपर, और मेरा ही हुआ और किसी का हुआ ही नहीं। और जब वो स्टेज पे पहुंचे तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था, ना मैंने कभी कुछ सोचा था कि मैं ये कर लूं या वो कर लूं। तो मैं तो अपनी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि मेरी ये उसमें लिखा हुआ था। फैमिली में कुछ नहीं था, ठीक है यही ऑप्शन है तो ये करो, करना चाहते हो। एक वो होता है कि ग्रेजुएशन करनी है बस, तो वो वाला सीन था। तो बस जो रहा था उस पर निकल गए। वहाँ पे ऑप्शन भी ऐसे ऐसे मिले 5, मतलब जब मेरी वो हुई काउंसलिंग हुई तो माई रैंक वाज राउंड अबाउट 3861। तो 5000 लोगों को कॉल जाता है सिर्फ, तो 5000 में जैसा होता है कई रैंक कितनी भी लोगों की हो सकती है, तो अप्रॉक्स 15 से 20 हज़ार लोग होते हैं। तो उसमें हमें जो है 5 ऑप्शन मिले। गैंगटॉक था, शिलोंग था, गुवाहाटी था, पटना था और एक और था। तो इसमें यही सबसे सही लग रहा था और हम चले गए। तो हमने कहा ठीक है, लेट्स सी वे डेस्टिनी टेक्स। वही वाली बात थी, कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी, गए वहाँ, फिर जाते जाते अपने आप एक लाइफ वो बनती चली गई। आई एम श्योर देर आर होटल मैनेजमेंट वाले बच्चे या जो लोग परस्यू करना चाहते हैं जो देख रहे हैं, सो व्हाट वुड बी एटलीस्ट 2 और 3 टिप्स जो उन्हें फॉलो करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट। जैसे आपने कहा कि मैं गिग्स करता था रैंडमली, सो एनी 3 टिप्स जो आपको लगता है उन्हें फॉलो करनी चाहिए? फॉलो ये करनी चाहिए, अगर इसी लाइन में जाना है, अगर आपने इसको स्टडी करा है, अगर इसकी वर्किंग करी है तो ठीक है। बेसिकली इसमें 4 वो होती हैं जो मेन डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक फूड प्रोडक्शन होता है, एक F&B सर्विस होती है, एक फ्रंट ऑफिस होता है और एक हाउस कीपिंग होता है। ये 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर आपको जाना है इसमें, अगर आपको वो है तो थोड़ा सा प्लान आपको पहले बनाना पड़ेगा कि क्या आपको अपना बिजनेस करना है, उस हिसाब से आपको एक्सपीरियंस लेना है। क्या शेफ लाइन में जाना है, क्योंकि शेफ लाइन में स्कोप्स आज की डेट में बहुत हो गए। अच्छा। अब्रॉड जो है इंडियन शेफ्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप जितना भी ऑस्ट्रेलिया, इतने इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं अब्रॉड, तो वो शेफ्स की रिक्वायरमेंट्स है आज भी, वो इजीली जॉब अवेलेबल है। लेकिन भैया मीठा पनीर टिक्का बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जितने भी ये अंग्रेज हैं इन सबको स्पाइसेस ज्यादा पसंद है, धीरे-धीरे चस्का लग रहा है। धीरे धीरे चस्का लग रहा है सबको इंडियन फूड का। बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है इंडियन फूड आज की डेट में जो अब्रॉड में, और हल्के हल्के कंट्रीज में बहुत ज्यादा इवॉल्व है पहले से ही, ऐसा नहीं है। बट और मेजर मतलब पॉपुलेशन इसको एक्सेप्ट करती जा रही है और बड़े अच्छे से एंजॉय कर रही है। मैंने तो भैया यूएस में रहते रहते ये ट्रांजिशन देखा है। इनिशियली मैं गया था तो वहां पे वो कहते थे इंडियन पीपल को यू स्मेल लाइक करी, राइट, कि तुम में से यार खुशबू आ रही है टमाटर की ग्रेवी। और आफ्टर बाय द एंड ऑफ 6th ईयर जब मैं यूएस में था, वी फेल्ट कि हर आदमी को एक्सेप्टेंस है कि यार मसाला डोसा तक पता है क्या है, मसाला डोसा तक पता है, और सब खा रहे हैं। उन्हें ये भी पता है ये साउथ ऑफ इंडिया से है, साउथ ऑफ इंडिया से। और नए नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं वहाँ पे जो कि इंडियन जो डेलिकेसीज हैं वो वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। अब तो और वहाँ पे अंग्रेजी कस्टमर सबसे ज्यादा है। अब तो कंपटीशन चल रहा है कि बटर चिकन आपके लंदन यूके की डिश है या इंडिया की डिश है। तो अब तो अलग लेवल पे आपकी फूड इंडस्ट्री ने कमाल कर दिया है। फूड एक ऐसी चीज है जो मतलब एक टंग को क्या चीज अच्छी लग जाए कुछ पता नहीं होता, कुछ नहीं पता। तो वहाँ के फूड्स हम लोग को बहुत अच्छे लगते हैं। सुशी है जैसे जापानीज ओरिएंटेड है, वहां से शुरुआत हुई और इंडियंस आज की डेट में ऐसे खा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो ये है, इधर का फूड उधर होगा, ऐसी तो ये ग्लोबलाइजेशन यही तो है। और भैया जैसे अब ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो अ वेरी बिग फैक्टर इज टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग पीपल। हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी कम्स इन अ फूड एंड इंडस्ट्री F&B बिजनेस? ये टेक्नोलॉजी ही तो है जो हमारे फूड्स को इधर उधर कर रही है। आदमी जापान में बैठ के सुशी खा रहा है, अपने इंस्टा पे पोस्ट डाल रहा है और उसने देखा इंडियंस ने कि हाँ भाई ये क्या है, तो अब वो क्यूरियस हो गया इसको खाने के लिए। तो क्यूरोसिटी बढ़ी, उसकी वर्किंग बढ़ी, वो वहाँ गया तो उसने खाया, अगर वो वहाँ नहीं गया तो कहीं और गया तो उसने उसे टेस्ट करा, या फिर इंडियन मार्केट में कहीं अवेलेबल है तो उसने जाके खाया। तो ये टेक्नोलॉजी हर चीज़ को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रही है मेरे हिसाब से। कोई कहीं भी बैठा है वहाँ से आराम से हर चीज़ अवेलेबल हो रही है। तो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है आज की डेट में, जो ये हमारे फूड एक तरीके से इधर का इधर और इधर ग्लोबलाइजेशन जो हो रही है फूड की, इंडियन को जापानीज पसंद है, जापानीज को इंडियन पसंद है, वो पता तो कहाँ से लग रहा है, पता तो मेन सबसे पहले वहीं से पता लग रहा है। और भैया जैसे सोशल मीडिया तो एक एक्सपेक्ट है, साथ ही साथ ये देखते हैं कि हम इंडिया में
जोमेटो स्विगी जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने भी बिल्कुल अब यूनिकॉर्न हो गए हैं, हाँ, खूब बिल्कुल। अपने जो ओनर्स हैं वो भी खूब अर्न कर रहे हैं, उनके स्टॉक्स अच्छे ग्रो कर रहे हैं, विच आई एम श्योर मीन्स कि उनका बिजनेस ग्रो कर रहा है। बिल्कुल ग्रो कर रहा है। हाउ डू यू थिंक इट इज हेल्पिंग और नॉट हेल्पिंग द फूड लोकल फूड इंडस्ट्रीज? ये हेल्प तो कर ही रहा है एक तरीके से कि छोटे छोटे ऑर्डर्स भी डिलीवर करने की हमें टेंशन नहीं पड़ती। हम लोग जो है आराम से, जैसे अगर किसी को सपोज एक शवारमा भी चाहिए और वो 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर दूर भी बैठा हुआ है और ही इज़ पेइंग एक्स्ट्रा चार्ज फॉर इट, तो वो जोमेटो और स्विगी के थ्रू पॉसिबल हो जाता है। बट अगर आप इसके नेगेटिव्स देखो तो बहुत ज़्यादा है, इसके बहुत ज़्यादा है। जो रेस्टोरेंट लाइन वाले हैं वो बेताब हैं, जो नया रेस्टोरेंट खुलता है या नया वो खुलता है टेक अवे टाइप्स या जॉइंट खुलता है, वो स्विगी और जोमेटो पे आने का इतना ज़्यादा बेताब है, बट उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गलत है। ये हमें आज की डेट में 30% चार्ज करते हैं, 30% कमीशन है, जो मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा नेगोशिएबल होनी चाहिए, उस पर नेगोशिएशन होनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ ये रहे, बट जो परसेंटेज है इनकी वो बहुत ज़्यादा है। वो मेरे हिसाब से बहुत नहीं तो 15, 17, 18 ऐसे होनी चाहिए, बट वो एक स्केल पे सब नहीं है। उन्होंने ही अपने टर्म्स एंड कंडीशन सेट करे और उसी पे काम हो रहा है। कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई किसी के साथ बैठ के डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। एक कंपनी आई, उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशन निकाले और उसी टर्म कंडीशंस पे आपको बिजनेस करना। तो भैया ओनर्स को इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं है? वी डोंट हियर अ लॉट ऑफ ओनर्स टॉकिंग अबाउट इट। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम है कि लोग बात नहीं कर रहे, बट वो दे रहे हैं और अंदर अंदर सब परेशान है, सब परेशान है अंदर ही अंदर। कोई खुश नहीं है स्विगी जोमेटो पे सेल करके, बट उसको एक एड ऑन सेल मिलती है, ये उसके मन में है। जो नए आए हैं, हम वी स्टार्टेड आवर टेक अवे इन 2009, हमें 15 साल हो गए आज एक रेस्टोरेंट चलाते हुए। तब स्विगी जोमेटो नहीं था, तब हमारी सेल अच्छी थी ना, हमें कोई कमीशन देनी पड़ती थी, कैश सेल अच्छी थी। हल्के 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 ये स्विगी जोमेटो आए, इन्होंने करा, तो वो एक तरीके से आपकी सेल ही तो कन्वर्ट हुई है उसमें। हाँ, जो नए रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें ये चीज बिलीव ही नहीं होती। वो तो ये सोच रहे हैं कि हमारी एड ऑन सेल है, कि आज मैं अगर 10,000 की सेल करता हूँ और 5,000 की स्विगी करता हूँ तो 5,000 से मेरी स्विगी की सेल है। अरे भाई 5,000 पे तेरे को 30% कट के 1,500 कट के मिल तो 3,500 ही रहे हैं, तो कितना प्रॉफिट है कि 30% तो आप उसे भी दे रहे हो, उसके बाद फूड बेचने पे भी आप अर्न कर रहे हो। कोई कोई 50% या 100% का प्रॉफिट थोड़ी ना है। अगर है भी तो उसकी आउटपुट कॉस्ट तो देखो कितनी है। आप ये जो स्विगी जोमेटो है, सिर्फ आदमी ये सोचता है कि ये मेरी एड ऑन सेल है, बट वो एड ऑन सेल नहीं है, वो आपकी सेल में से ही तो जा रहा है एक तरीके से। सिर्फ सोचने का नजरिया है। जो जने ये सोचते हैं कि मेरी एड ऑन है, वो उसको वैसे सोच रहे हैं। हम पुराने हैं, जब वो जोन में नहीं था तो हम ये समझते हैं हम अपनी सेल में से दे रहे हैं। अगर एक महीना सिर्फ अगर सारे रेस्टोरेंट एक हो जाए और स्विगी जोमेटो से हट जाए, मतलब मैं ये ओपन मार्केट चैलेंज दे सकता हूं कि अगर एक महीना सारे रेस्टोरेंट्स एक हो जाए, स्विगी जोमेटो को बॉयकॉट कर दें, तो वो नेगोशिएट करेंगे हमारे साथ बैठ के। बिल्कुल। हाँ, वो नेगोशिएट करेंगे और उसमें अभी मार्जिन है नेगोशिएशन के। एक रेस्टोरेंट वाला एक जब सब्जी खरीदने जाता है ना तो भी नेगोशिएट करता है। एक शेफ को रखता है तो शेफ अगर 20,000 मांगता है तो वो 10,000 कहता है, 12,000 कहता है। हर चीज में नेगोशिएशन चलती है। कहाँ नहीं नेगोशिएट करते आप कोई भी चीज खरीदने जाते हो या डिस्काउंट्स मिलते हैं, ऑफर्स मिलते हैं, बीइंग अ कस्टमर आपके लिए अच्छा है, आपको उसको डिस्काउंट मिल रहे हैं या वो भी मिल रहे हैं, ऑफर्स मिल रहे हैं, सब बात ठीक है। बट एज अ रेस्टोरेंट ओनर तो आपको नुकसान ही है वो। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से उसमें नेगोशिएशन बनती है और होनी चाहिए। तो आपको स्विगी जोमेटो के होने से प्रॉब्लम नहीं है? ना बिल्कुल। प्रॉब्लम उनके मार्जिन और उनकी कॉस्टिंग से। उनकी कॉस्टिंग से जो उन्होंने परसेंटेज शेयर रखा हुआ है वो नेगोशिएट होना चाहिए मेरे हिसाब से। मेरी सिर्फ ये कॉल है। ऑल्सो वाई, ये क्या रीजन है कि बाकी जो लोकल वेंडर्स हैं वो अपनी खुद की ऐप नहीं बना रहे, खुद सोशल मीडिया पे सामान नहीं बेच रहे? थोड़ा सा उसमें क्या है कि डिलीवरी पॉइंट थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप अपनी ऐप बना भी लो और अगर आपने फिर 5-6 डिलीवरी बॉयज़ रखे या डिलीवरी व्हीकल्स रखे या 2 या 3 भी रखे, और जोन इतना बड़ा हो चुका है, एक लड़का एक ऑर्डर देने जाएगा, उसको आने जाने में ही कम से कम आधा घंटा लगेगा, 15 मिनट किचन से ऑर्डर आउट होने में लगेगा, तो 45 मिनट का प्रोसेस हो जाता है एक ऑर्डर का, मिनिमम से मिनिमम। ट्रैकिंग भी मुश्किल है। ट्रैकिंग भी मुश्किल है, तो थोड़ा सा वो मुश्किल पड़ जाता है। और वही बात है कि हम लोग को कंफर्ट जोन में रहने की आदत है, तो हम लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं। हाँ, जिनकी सेल थ्रू आउट द सिटी है और उनके अगर 1-2 आउटलेट्स हैं तो मेरे हिसाब से वो तो मेंटेन कर सकते हैं, बट स्टिल थोड़ा सा टफ तो है, क्योंकि वही बात है कि जितनी आप सेल करोगे उससे उतने ही जो है आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे।
तो आप फिर वहीं के वहीं आ जाओगे। लेकिन भैया आपको ये भी लगता है कि स्विगी जोमेटो आने से कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है? एज इन पहले मुझे नहीं लगता कि इतने रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे जितने आज की तारीख में हैं। साथ ही साथ अब जो क्लाउड किचन पे घर पे अचार बनाने वाली आंटियां थी वो भी एक तरीके से धीरे धीरे कंपटीशन बनती गई हैं। नहीं नहीं, ठीक बात, ठीक बात। रेस्टोरेंट्स का जो नंबर है बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, बट आप अगर इसे अपोजिटली देखो ना, तो बंद होने का भी नंबर उतना ही बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, अगर आज की डेट में अगले 2 महीने में अगर 10 से 15 रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, तो आई एम श्योर कि कम से कम 7 या 8 बंद भी हो रहे होंगे, और शायद ज़्यादा ही हो रहे होंगे। मेरे पास एग्जैक्ट इसकी नंबर और कैलकुलेशन नहीं है, बट जो एक लोकल मार्केट में देखता हूँ मैं, या किसी कहीं भी मार्केट में देखता हूँ, तो जितने नए आ रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो डिमांड है, सप्लाई उससे बहुत ज़्यादा हो गई है। ये फ्रेंचाइजी आउटलेट होने की वजह से, जैसे लोग फ्रेंचाइजी, बड़ा इजी हो गया रेस्टोरेंट बिजनेस करना। हाँ, और क्या। आज की डेट में आज से अगर आप 10 साल पहले चले जाओ या 15 साल पहले चले जाओ, तब इतना इजी नहीं था। तब आपको लगता था मुझे स्टाफ इकट्ठा करना है, मुझे प्लान बनाना है, मुझे नाम करना है, मुझे ब्रांड नेम पहले बनाना है, फिर क्या क्यूजीन सर्व करनी है, क्या मेन्यू सर्व करना है, आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता था। और क्या। और अब आज बड़ा इजी हो गया। एक फलानी एक फ्रेंचाइजी चल रही है, उसकी फ्रेंचाइजी लो और काम शुरू कर दो। बट वो इतना आसान नहीं है। आप फ्रेंचाइजी वाले को भी शेयर दे रहे हो, आप अपने भी प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं, और आप फ्रेंचाइजी वाले को जब भी करोगे तो आप फ्रेंचाइजी के लिए ही काम करोगे मैक्सिमम। आप अपने बहुत कम ही ऐसे ब्रांड्स हैं जो मुझे लगता है कि मतलब जो अपनी भी सेल निकाल लेते हैं और ओनर भी खुश हो, रेंटल भी निकल रहे हो, सारे एक्सपेंसिव, ऐसी चेन्स बहुत कम है मेरे हिसाब से तो। और ये जितने भी ये ग्रो होते चले जा रहे हैं, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मतलब सप्लाई इस समय बहुत ज़्यादा है, वही कस्टमर है, कस्टमर बढ़ रहा है हल्के हल्के। ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं हो रहा, ग्रो हो रहा है, बट द जिस तरीके से उसकी रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, उतना ग्रो नहीं हो रहा अभी पब्लिक। भैया और एक क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल पे भी जितनी ज़्यादा स्टोर्स खुल रहे हैं उतना हाथ नहीं है। जैसे आई लव सबवे, बट सबवे केम टू बरेली, द क्वालिटी इज वेरी बैड। क्वालिटी अच्छी नहीं है। इससे सिर्फ और सिर्फ एज ए सबवे ब्रांड, जैसे अब जो बंदा दिल्ली बार बार नहीं आता, हाँ, ठीक है, उसको अच्छी क्वालिटी सबवे नहीं खाई, उसके लिए सबवे बदनाम हो गया है। बदनाम हो गया, ठीक बात। ये अब ये बड़ी कंपनीज हैं, सो वी कैन नॉट उसके बारे में ज़्यादा कमेंट तो नहीं कर सकते। बट जो मुझे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम फेस होती हुई लगती है कि है तो सब ट्रेनिंग का ही प्रोसेस। भाई वो ये वहाँ से क्या कर रहे हैं, अगर आपने फ्रेंचाइजी दी, वो आपके स्टाफ को यहाँ वहाँ बुलाते हैं अपनी बेस किचन पे, वहाँ पे उसे ट्रेन करते हैं, ट्रेन करके वो यहाँ आ जाता है। बट ऐसा थोड़ा ना कि वो मिस्टेक्स नहीं कर रहा। और भैया हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोचिंग सेंटर बहुत चलते हैं। यहाँ एक आदमी ने सीखा कैसे बनाते हैं, उसने 4 को सिखाया, वो हो गया ऑटो पायलट। नीचे 4 बावर्ची बना रहे हैं। अब वो पता चला आपने ऑर्डर किया, वो नीचे वाला बना रहा है, उसको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं ही नहीं है। और उसने गलत बना दिया। अब कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉस डलनी है, कौन सी वेजिटेबल्स डलनी है, किस क्वालिटी कैसे प्रोडक्ट्स की मेंटेन हो रही है, इस पे भी लोकल आदमी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। वो तो सस्ता कंपनी का मैंने ले लिया फ्रेंचाइजी, अब कंपनी के हिसाब से चलेगा। बट उसमें भी कहीं ना कहीं अनटिल एंड अनलेस आप अपने आप उस पर ध्यान ना दो, तो फ्रेंचाइजी चलाना भी टफ है। मैं तो छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ कि आप ही जैसे, मुझे आपके खाने में जो लाइव दाल काउंटर लगता है वो बहुत पसंद है, तो आई एम श्योर उसकी भी आप अलग से ट्रेनिंग देते होगे। ट्रेनिंग एज सच नहीं, वैसे तो वही शेफ्स हैं जो 3-4 जो बनाते हैं, बट उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, हम सर्टेन हमने क्वांटिटी फिक्स करी हुई है कि जैसे एक लॉट में इतनी दाल बनेगी, उसमें इतना वो डलेगा, इतना ये डलेगा, तो हमने एक वो सेट करा हुआ है। और उस हिसाब से अगर कोई नया आता भी है तो वो उस पे बनाता है, जो उसकी रेसिपी होती है उस तरीके से कि इतनी दाल में इतना प्याज डलेगा, इतनी अजवाइन डलेगी, इतनी जीरा डलेगा, उस हिसाब से वो बनाता है। तो भैया थिंकिंग अबाउट कि टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, वेयर डू यू थिंक इंडस्ट्री आगे, फूड इंडस्ट्री जा रही है आगे चलते वाले समय में? तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यू कैन सी ये ग्लोबलाइज इससे वजह से ही है कि पीपल आर, आज की डेट में जो ट्रैवल है वो लोगों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जब बंदे अब्रॉड जा रहे हैं तो वहाँ जाके वो नया फूड टेस्ट कर रहे हैं, फिर वो यहाँ उसको सोचते हैं कि इंडिया में भी लाया जाए। तो मेरे को लगता है ये ट्रेंड ऐसे ही हुआ है और ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ता ही चला जाएगा। इतने मास्टर शेफ्स हो गए हैं, वो लोग इतना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और पुरानी चीज़ पुरानी रहेगी आज भी। वही मैं कह रहा हूँ भैया कि जैसे हम जितना अमेरिका घुमाएं, जितना बाहर घुमाएं,
आई एम श्योर कि बरेली में केटरिंग और भी कई केटरर्स ने काम शुरू किया है, आपसे पहले भी लोग थे, बट देयर इज अ रीजन, आई डोंट नो व्हाट, यू विल टेल इन सम सेकंड्स, कि एक आदमी नेम बन जाता है एंड दैट स्टेज विद पीपल। आई एम श्योर कि टाइम के साथ वो नाम भी कई लोग जो क्वालिटी मेंटेन नहीं करते खराब होता है। हाँ, ठीक बात। तो वो क्या फैक्टर है? वो फैक्टर मैंने आपको पहले भी जैसे बताया कि वो फैक्टर यही है कि मतलब एक्सपेरिमेंटेशन सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ उसमें, और नए प्रोडक्ट्स लाना, नई चीज़ें लाना। क्योंकि वेडिंग ट्रेंड्स बहुत, फूड के जो वेडिंग ट्रेंड्स हैं, जो फूड वेडिंग में चलता है, उसमें भी कई लोग जो हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बहुत कुछ नया आता चला जा रहा है। तो वो चीज़ कहीं राजस्थान की स्पेशलिटी है तो वो ला के बरेली सर्व करना, कोई कहीं पहाड़ों की स्पेशलिटी है उसे ला के बरेली में सर्व करना। तो ये सब जो ट्रेंड्स हैं यही आपको अपडेट रखते हैं और हम इसी पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आपसे कई लोग बोलते भी होंगे क्या ये मिल सकता है, क्या वो मिल सकता है। सबसे अनयूजुअल डिमांड आपसे क्या की गई है, अगर आप बता सकते हो? अनयूजुअल डिमांड जो मेरे को लगती है, अगर आपको अभी एक दिल्ली में एक वो आउटलेट खुला था, आउटलेट क्या पूरा पब और वही खुला था खुबानी करके, तो वहाँ वो एक कल्चर है, मोरक्कन कल्चर है वो, कि वो क्या कहते हैं, वो प्लेट्स तोड़ने वाला। अच्छा। कि जो है वो एक साइड में एक सेक्शन होता है, और आपने देखा भी होगा वेडिंग ट्रेंड आजकल चला था कि वो ब्राइड एंड ग्रूम मिलके जो है प्लेट्स तोड़ते हैं और उनकी फैमिली फिर जो है वो भी प्लेट्स तोड़ती है। तो वो मेरे को तो बड़ा अनयूजुअल लगता है, व्हाई ब्रेक क्रॉकरी व्हेन यू कैन ईट इन इट। तो उसमें खाते हैं हम गाना, यार क्यों तोड़ना उसे, पता नहीं कहाँ का कल्चर है। जो मैंने बोलो आपका पैसा तो प्लेट से ही है। प्लेट से ही है, अब जोड़ना तो हमने ही है, बट यार तोड़ के पैसा क्यों देते हो यार, कि समझ में नहीं आता। बट ये कहीं का ट्रेंड है, पता नहीं, मुझे इसकी डीप नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं, बट आई लुक इन टू इट क्या है वो, बट बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वाली बात है। तो एक गेस्ट ने मुझे बोला था वो करने को, तो आई स्ट्रेटली डिनाइड, यार ये क्यों कर रहे हो, मना तो नहीं करा मैंने, बट जब उसकी हमने वर्किंग करी, जब उसकी कॉस्ट पता लगी तो उसी ने मना कर दिया। बोले यार तोड़ने के इतने पैसे हैं तो रहने दो। जैसे भैया हमने आपको आज इनवाइट किया, आपने एक बार भी हमसे हाँ ना कुछ नहीं मैं आ जाऊंगा, ऐसे ही हमें आपकी जितने लोगों से हमने पूछा है, जाना है, आप हर चीज के लिए हमेशा ओपन रहते हो फॉर एक्सपेरिमेंटिंग, फॉर हेल्पिंग पीपल। अब जैसे हम भी बिजनेस हमने अपना शुरू किया फ्रॉम डे वन, आप हो, राघव जसौरिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार तू काम कर, हम तेरे पीछे हैं। मतलब फैमिली में हमारे पापा हैं, वो तो ऑब्वियसली हमारे साथ हैं, लेकिन बाहर के लोगों का भी हाथ होना जरूरी है, विच शोज हाउ मच ट्रस्ट यू हैव इन सोसाइटी, हाउ मच यू बिलीव इन नेटवर्किंग। व्हाट डू यू थिंक इज रोल ऑफ नेटवर्किंग इन बिजनेस एंड लिविंग एज अ बिजनेसमैन? सब कुछ आज की डेट में नेटवर्किंग ही है मेरे हिसाब से। जितना आपका सर्कल बड़ा होगा, जितना आपका एक ग्रुप बड़ा होगा, या बिजनेस ग्रुप कह लो, या पर्सनल ग्रुप कह लो, या प्रोफेशनल ग्रुप कह लो, कोई भी ग्रुप कर लो, तो मतलब नए लोगों से मिलना। अब जैसे हमारा तो एक वेडिंग है तो 1000 लोग आते हैं, तो आप 1000 लोगों से तो इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बट जितना आप लोगों से इंटरेक्ट करो, जितना आपका स्टाफ, जितना आपका टॉप जो स्टाफ है जो कन्वर्सेट करता है गेस्ट से, वो जितने ज़्यादा कन्वर्सेट करें, या आपका कोई भी बिजनेस हो XYZ, जितना आप लोगों से बात करोगे, जितना लोगों से इंटरेक्ट करोगे, जितना आप सर्कल को बढ़ाओगे, तो आप नई नई चीज़ें सीखोगे, और वो इन्हेंस आपके बिजनेस पे भी हल्के हल्के आता है। फिर आप जितना आपका बिजनेस भी बढ़ेगा, ऐसा होता ही है। और ये डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। कईयों को ये होता है कि ज़्यादा नए लोगों से चैट करने का या नहीं मन होता, या वो नहीं होता, कईयों को होता है। तो मेरे को है शौक, मैं चाहता हूँ कि नए नए लोगों से मिलूँ, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखूँ, और अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूँ। एक भैया कोर ग्रुप होता है ना, जैसे आपने बताया नए लोगों से मिलने का शौक है, लेकिन जैसे आपने कहा मेरा एक दोस्त था मानस, और एक बंदा जिसके साथ यार मैं दोस्ती में ही एग्जाम दे आया, अभी भी उन लोगों से बातचीत है? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली है। तो हाउ डू यू मेंटेन, मतलब ऐसा भी होता है ना, कई लोग, हम तो इतने ग्रो नहीं करे अभी, आप इतने साल से बिजनेस में हो, अच्छा पैसा भी कमाया है, लोग बोलते हैं कि यार जब आगे बढ़ते जाओ तो लोग बदल जाते हैं, या ऐसे एक्सपीरियंसेस आपको हुए हैं कभी? नहीं, होते हैं, और सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं होते हैं, और बट इन चीज़ों से मेरे हिसाब से साइड करते करते अपना वो आगे बढ़े तो ज़्यादा बढ़िया। और आपको सबको साथ रखना चाहिए, आपको कोशिश यही होनी चाहिए। और कुछ जो कोर वाले होते हैं वो तो देखो समझते हैं, अगर आपके कोर वाले का फ़ोन नहीं भी उठाओगे तो वो समझेगा कि यार कहीं बिजी होगा तभी फ़ोन नहीं उठाया होगा। और वो भी होता है ना, 4 साल बात नहीं हुई, उसके बाद भी वो गाली देके फोन उठाते, गाली देके फोन उठाता है, तो ये हाँ भाई कहाँ हो, तो ये होता ही है।
तो ये तो कोर ग्रुप तो आपके साथ हमेशा रहता ही है। बात तो होती है जो कोर का अगला कोर होता है हाँ। उनको साथ लेते हुए चलना, उनके साथ वो करना। तो ट्राई करो जितना अच्छे से अच्छे सबके साथ एक वो बनी रहे बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन, एक चाहे वो क्या कहते हैं यही टेक्नोलॉजी के थ्रू हो कि आप टच में रहो अपने पुराने गेस्ट और पुराने कस्टमर्स के साथ, और या कोई और वो हो एनिवर्सरी बर्थडेज हो कुछ भी हो, कोई भी आपको जरिया ढूंढना चाहिए। आपका जो एक बिजनेस ग्रुप है या एक बिजनेस फैमिली है उसको आपको अपने साथ लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है सफ़र और अच्छा होता है और ईजी होगा। अब ये बताइए, रसगुल्ला या काला जामुन? देखो जी, रसगुल्ला काला जाम दोनों मेरे तो दोनों ही वो हैं, तो दोनों ही ठीक है। नहीं, चूज वन है। गर्मी में रसगुल्ला है और ठंड में गुलाब जामुन है। और लस्सी नमकीन या मीठी? लस्सी तो जी मैं तो पीता ही नहीं हूँ मुझे नहीं अच्छी लगती, पता नहीं क्यों। फेवरेट ड्रिंक कौन सी है आपकी? फेवरेट ड्रिंक एल्कोहलिक तो दोनों चलेंगी। तो एल्कोहलिक में तो ब्लडी मैरी इज़ माय फेवरेट। टोमेटो जूस में कॉकटेल बनती है एंड आई रियली लव इट, तो मेरी तो वो फेवरेट है। एंड व्हाट इज योर फेवरेट चखना? चखना चखना नटखट नटखट मेरा फेवरेट है। कोई भी कहीं पे भी हो, कोई भी कहीं भी ड्रिंक कर रहे हो या इवनिंग स्नैक्स भी हो, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो नटखट इज माय मतलब फेवरेट गो टू स्नैक। गो टू स्नैक्स, कभी भी कहीं भी, और इजीली अवेलेबल है, Easily हर जगह मिलता है। और शुरू से जब कमा नहीं रहे थे तब भी 2 रुपए से अभी 5 का ही हुआ अभी भी। वो उस पे भी एक स्टोरी है। मैंने नटखट वालों को एक मेल डाली, जब उनका 1 रुपए या 2 रुपए का पैकेट आता था तो मैंने उनको मेल डाली थी कि मैंने यार अपना साइज तो बढ़ा लो, साला पता भी नहीं लगता कब खत्म हो जाता है तो मैंने मेल डाली थी। अब पता नहीं मेरा मेल देख के उन्होंने अभी तक रिप्लाई नहीं आया। नहीं अब तो उन्होंने 10 रुपए वाला भी बना दिया। अब पता किसका देख के बनाया, उनकी वर्किंग कोई बात अलग है, बट मैंने मेल डाली थी कि यू शुड इंक्रीज योर पैकिंग साइज ऑल्सो, क्योंकि ये है कि आगे 2 वाला भी क्या है, 5 वाला भी है, 10 वाला है। आज भी उनका 20 वाला नहीं आता, हाँ 10 वाला आता है, अब 10 वाला आने लग गया। पहले सिर्फ 2 और 5 वाला 2 आता और था। 5 वाला। तो उनकी भी देखो बिजनेस स्ट्रैटेजी है कोई। वो कहते हैं अगर वो क्रेविंग खत्म हो जाए, कहते हैं ना क्वांटिटी कम हो तो मजा ज्यादा आता है। वही सप्लाई कम है तभी डिमांड ज्यादा है तो उनकी नहीं, इट्स नॉट अबाउट सप्लाई डिमांड, इट्स अबाउट व्हेन यू आर हैविंग वन पैकेट। जब आपने वो इतना सा था वो खा लिया तो आपका मन करता है और खाने का। बट अब वो जाके एक पैकेट और खरीदना या पहले से 5-6 रखना वो कभी कभी नॉट पॉसिबल होता है। आदमी कहता है एक ही खा लो। तो एक हो सकता है उनकी एक स्ट्रैटेजी हो कि मतलब मैंने दूसरी कंपनी से देखा, सबके 20 वाले चिप्स भी आ गए, 40 वाले भी आ गए, इनके नहीं आए कभी। तो होगा कुछ ब्रांड बिल्डिंग का, कुछ सोचता हो, कुछ सोचते होंगे पक्का। अब भैया बिफोर वी कंक्लूड, व्हाट डू यू थिंक अ पर्सन हु वांट टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, catering and takeaway restaurants, should do to start with their business? मेरे हिसाब से जिसको भी इस इंडस्ट्री में आना है या इस लाइन में आना है, तो मैंने एक बताया कि एक प्रॉपर प्लान होना जरूरी है। थोड़ा सा प्लानिंग। अब आज की डेट में तो बड़ा क्या कहते हैं आदमी एक जब करियर सेलेक्ट करता है तो उसकी मैंने देखा है बहुत प्लानिंग्स करता है। हम लोग जब थे तो हम तो कुछ प्लानिंग्स भी नहीं करते थे। जो मेरे हिसाब से जो एक बिजनेस सर्कल के जो मतलब वो होते हैं वो लोग ज़्यादा नहीं सोचते इतना ज़्यादा। जो पहले से मतलब वो जॉब के वालों के एक वो होते हैं, एक फ़र्क तो होता है हमेशा। तो अब मैंने देखा है लोगों को, तो आपका एक प्लान होना चाहिए इस इंडस्ट्री में आने से पहले कि हाँ आप होटल मैनेजमेंट कहाँ से करोगे, क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल है। एक तो देखो गवर्नमेंट का है, उसके बाद अब प्राइवेट कॉलेजेस बहुत अच्छे अच्छे हो गए हैं और अब्रॉड भी बहुत खुल गए हैं। लोग अब्रॉड जा रहे हैं कॉलेज करने और इसके होटल मैनेजमेंट के या शेफ्स के इसके। तो आपको एक प्लान होना ज़रूरी है, आएँ अच्छे से आएँ, बट बी ये बड़ी पेशेंट रहने वाली इंडस्ट्री है। आप बहुत जल्दी, कभी कभी तो रेस्टोरेंट ऐसे होता है खुलते ही जो है स्ट्राइक मार जाते हैं लोगों को, गेस्ट को, और पहले दिन से ही चलने लग जाता है। कईयों को चलने में 2-2 साल लग जाते हैं, 3-3 साल बाद उनका वो हाइप ग्रो होता है। तो यू नेवर नो कब वो क्लिक कर जाए। पेशेंस बहुत जरूरी, पेशेंस जरूरी है, तो हर लाइन में जरूरी है, हर बिजनेस में जरूरी है, पेशेंस तो रहना ही पड़ता है। बट ये इतनी इजी नहीं है लाइन, बहुत लगती है जितनी बाहर से, जितनी फैशनेबल है और जितनी वो है, वो अंदर से इतनी है नहीं। बिल्कुल। आप जब इसमें घुसोगे तब आपको हल्के हल्के पता लगेगा। मतलब इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसमें अगर आप जॉब में जाते हो तो वहाँ जो क्या कहते हैं जो पेज हैं वो बहुत बहुत नॉर्मल है।
एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। बिल्कुल। ये भी नहीं मुझे पता क्यों है, क्या है इसका डिटेल, तो मैंने कभी इतना ज़्यादा सोचा नहीं, क्योंकि मेरा तो हमेशा से एक ही टारगेट रहा था कि अपना ही बिजनेस करना है। हाँ, तो मैंने उसके बारे में कभी इतनी वर्किंग करी। बट जो एज मुझे लगता है, जो एक 5 साल एक्सपीरियंस करके आप होटल मैनेजमेंट में कमाते होगे और एक जो दूसरी लाइन में कमाओगे, तो वो इससे कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन आप पे तो कर ही रहे हो लोगों को जो इस इंडस्ट्री से होंगे, तो आपको क्या लगता है कि मैं पैसे कम क्यों देता हूँ? नहीं, मैं पैसे कम नहीं देता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, ये जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही वो है। नहीं, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है, और जो हम लोग जो पे कर रहे हैं या हमारे साथ जो स्टाफ जुड़ा हुआ है, वो काफ़ी ऐसा है जो इलिटरेट है, वो पढ़े लिखे नहीं है, दे आर नॉट प्रॉपर ग्रेजुएट्स। आज की डेट में जो सबसे बड़ा इंडियन की प्रॉब्लम तो यही है ना कि इलिटरेसी, इतने लोग इलिटरेट हैं, तो ये थोड़ी इजी जॉब है इलिटरेट्स के लिए। अच्छा। ये जितने भी आप अगर लोकल चैनल पे आप दिल्ली चले जाओ या जहाँ चले जाओ, अगर मैं समझता हूँ कि सबके पास जो है एटलीस्ट 50 या 60% स्टाफ जो होगा वो इलिटरेट होगा, वो ग्रेजुएट नहीं होगा, या वो 10th पास भी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो उनसे काम कराने में चैलेंजेस होते जी, तो चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस तो हैं ही हैं। बट कुछ ऐसे लर्नर्स होते हैं जो बहुत अच्छा लर्न कर जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं भी करते। सो डू यू थिंक कि आप पढ़े लिखे थे, होटल मैनेजमेंट अच्छे कॉलेज से पढ़े थे, इस वजह से आपको एक एडेड एडवांटेज मिला कंपेयर टू अदर? ऑफ कोर्स डेफिनेटली। इसका देखो, एजुकेशन इज ऑलवेज मतलब प्लस फॉर यू, ये तो हमेशा ही होता है। और जब आप इसको आपको एक्सपीरियंस भी होता है, और एक कहीं ना कहीं वो आपके काम में भी दिखता है। बिल्कुल। मतलब यू बीइंग स्पेसिफिक अबाउट थिंग्स, या यू बीइंग अबाउट पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स, आता तो आपकी एजुकेशन और आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से ही है, आपके जॉब से, आपकी मतलब आपने एजुकेशन जो ली है, सीखते तो आप वहीं से हो सब कुछ, और वही सीख के आप भी चाहते हो कि मैं वो इनकॉर्पोरेट करूं अपने बिजनेस में और अपने स्टाफ के अंदर वहाँ। बट हमने जो जितना स्टाफ जो मतलब सिखाया है जिनको, उसमें से 70-80% तो इलिटरेट था। हमने तो सब इलिटरेट स्टाफ को पढ़ाया क्या, सिखाया है मतलब। तो एक तरीके से आपको आपका अपना एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जिसमें आप अपने तरीके के लोगों को तलाश देते हैं। तलाश क्या देते हैं लोग, तराश अवेलेबल देते बहुत है। हाँ, तराश देते हैं लोग, अवेलेबल बहुत है, बहुत इलिटरेट मतलब पॉपुलेशन है आज की डेट में भी इंडिया के अंदर, कि जो न्यूमरस टाइप्स ऑफ जॉब्स कर रही है। True. न्यूमरस, नॉट ओनली दिस इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री में है, बट नंबर आज भी वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है वो नंबर। लगता है आप जब लोकल चैनल्स पे जाओ, लोकल आप जब 5 स्टार होटल में बैठे होते हो, तो आपको लगता है सब पढ़े लिखे हैं यहाँ। तो आप लोकल रेस्टोरेंट खोलो कोई बी कैटेगरी टायर सिटी में जाके, और बी कैटेगरी जाके केटरिंग करो, तब आपको पता लगेगा। एक केटरिंग में अगर 100 वेटर लगता है, तो 100 में से 80 से 90 वेटर तो ऐसा होता है जो 10th पास भी नहीं है। इज दिस ऑल्सो द रीजन पीपल डोंट रिस्पेक्ट वेटर्स? आई हैव सीन जैसे यूएस में देयर इज वेरी गुड कल्चर, वेटर्स को ट्रीट करने का एक तरीका है। आप हाथ उठाओगे या आप फोर्क किस तरीके से रखोगे, तो टिपिंग वेटर कल्चर भी है आएगा। वहाँ, टिपिंग कल्चर है बहुत यहाँ पे। high वेटर्स को करके बुलाते हैं, वो भी डिसरिस्पेक्टफुल है। वो डिसरिस्पेक्ट है, क्योंकि प्रॉब्लम यही है ना कि मैक्सिमम जितना भी वो है ना, वो इलिटरेट है, वो पढ़ा लिखा नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कोई। अच्छा, आप प्रॉब्लम ये भी तो है कि थोड़ा ना आप पढ़ लिख के होटल मैनेजमेंट करके उसके बाद सोचो कि मैं वेटर बन जाऊं, ये भी कहाँ पॉसिबल है। हमारी सोसाइटी ऐसी है कि उस चीज़ को वो देखती नहीं है वैसे उस तरीके से, और करके वो रेवेन्यूज, या रेवेन्यूज नहीं कहूँगा मैं, जो पे है वो इस लेवल की नहीं है कि आदमी उससे अपनी मतलब लाइफ निकाले, कि उसमें इन्वेस्ट करे कि यार मैं पढ़ूँ लिखूँ और वेटर बनूँ। तो ये मतलब ये एक इंडियन कल्चर कह लो, या एक सोसाइटी का जो वो है, उस तरीके से ऐसे ही चल रहा है। बट चेंज चाहिए इसमें, और हो रहा है हल्के हल्के चेंज। कई ऐसी ग्रुप्स हैं, एजुकेशनल ग्रुप्स, जो डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं, विच इज़ फॉर द मतलब दिस इलिटरेट पीपल, जो 6-6, 9-9 महीने के क्या कहते हैं क्रैश कोर्सेज होते हैं सिर्फ, एंड दे ट्रेन यू टू बिकम मतलब नीचे सूश शेफ नहीं कहूँगा, जो ट्रेनिंग शेफ्स होते हैं, जो कॉमी होते हैं, वो कॉमी बनने के लिए आपको ट्रेन करते हैं। उस पे लेडर पे आप लेडर पे हल्के हल्के चलते जाओ तो आगे बढ़ते जाओ। कॉमी 3 होता है, कॉमी 2, कॉमी 1, फिर शू शेफ आता है, डेमी शेफ दी पार्टी, ऐसे करके एग्जीक्यूटिव शेफ। तो उसमें भी बड़ी लैडर बहुत बड़ी है। चलिए भैया, आई एम श्योर वी नीड अ पार्ट 2, लेकिन बिफोर वी कंक्लूड आप एक टिप दे दीजिए टू एवरीवन हु इज वाचिंग ऑन व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस टिप जो सबको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, चाहे बी इट व्हाटएवर यू हैव लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस। उसमें यही है कि अपने बिजनेस के लिए लॉयल रहना, अपने कस्टमर्स के लिए लॉयल रहना, चीट कभी नहीं करना है,
हमेशा सोच हो क्वालिटी को मेंटेन रखना है। इफ़ यू आर इन हॉस्पिटैलिटी लाइन या खाने की लाइन में हो, कभी भी ये मत सोचो कि मैं कॉस्ट सेविंग करके टेस्ट को मेंटेन रखूं। कॉस्ट सेविंग वहाँ तक करो जहाँ तक पॉसिबल हो, बट ऐसा मत करो कि जिससे टेस्ट डिप्रिशिएट हो। बिल्कुल। हाँ, तो क्वालिटी मेंटेन रखो, बी लॉयल एंड मतलब ऑलवेज एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो दिस इज माय टिप। So same with this, we will end the podcast, but our tip is also to be loyal. So please like the video and subscribe to our channel. Have a great day. Thank you, Nishu Bhaiya, for Thank talking. you. Thank you.